Hello students, I am Vivek Prakash. I am here to discuss the JEE Mains paper of first shift of July 20 Physics. देखो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में इस बॉल को एक स्लाइट वेलोसिटी यहां से देते हैं। स्लाइट वेलोसिटी दी तो ये बॉल कुछ पैराबोलिक पाथ पर चलते हुए यहां से डायरेक्ट आ सकती है। तो सीधे इसमें यू वाई तो जीरो था और वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई हम लगा सकते हैं। तो दिस इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस 2h। तो वी वाई इज इक्वल टू √8gh हो जाएगा। फिर न्यूमेरिकल्स वैल्यू लिख के हम इसको बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसमें एक ऑब्जेक्शन किया जा सकता है कि ये बॉल हो सकता है पहले सेकेंड फ्लोर पर टकराए। अगर ये बॉल पहले सेकेंड स्टेप पर टकराएगी बेटा, तो उसके लिए एक करेक्शन यहाँ पे ये होना चाहिए था कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 रहेगी। तो यहाँ पे इस बॉल का मोशन कुछ इस तरह से होगा, यहां से यहां आएगी, फिर इस तरह से जाएगी। E इक्वल टू 1, इसलिए जिस वेलोसिटी से ये हिट करेगी उसी से वापस भी जाएगी। तो यहां पर हम इस इक्वेशन को 2 बार यूज कर सकते हैं। मान लो ये A है, ये B है, ये C है और D है। तो दिस इक्वेशन हैज टू बी यूज्ड ट्वाइस। तो फिर इसमें आपको वही आंसर मिलेगा एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन का लेवल इजी ही कहा जाएगा। दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब देखो एक और क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर का। इसमें ये जीनो डायोड है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज दिया हुआ है वो 50 वोल्ट। तो हम पहले नॉमिनेट कर लें। दिस इज पॉइंट, जस्ट अ मिनट, this is point A, B, C, D, E। तो VB माइनस VF इज इक्वल टू 50 वोल्ट है। तो जाहिर सी बात है कि VA माइनस VB भी 50 वोल्ट होगा, क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस यहाँ पे वोल्टेज 100 वोल्ट है। तो VA माइनस VB जब 50 वोल्ट है तो IAB इज इक्वल टू 50 अपॉन 1000 एम्पियर। और इसी तरह से VC माइनस VD भी 50 वोल्ट होगा। ये दोनों पैरेलल में ऐड हैं। तो ICD हम निकाल सकते हैं। ICD इज इक्वल टू 50 अपॉन 2000। ICD को यहां पर हमने I1 कहा है और IAB को I कहा है। उसके बाद किरचॉफ करंट लॉ लगा के यहां से सीधे हम I माइनस I1 को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एन इजी क्वेश्चन। ये डायमेंशनल एनालिसिस का कुछ नया तरह का क्वेश्चन है। इसमें पहले हमें एंट्रोपी को जानना चाहिए कि एंट्रोपी Q/T होती है। तो एंट्रोपी का जो डायमेंशन होगा वो यहाँ पे जूल पर केल्विन में दिया हुआ। एक्चुअली एंट्रोपी की यूनिट जूल पर केल्विन होगी। और उसके बाद हमने म्यू को लिया मोल, K इज इक्वल टू जूल पर केल्विन, R इज वेरी फेमस क्वांटिटी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जूल पर मोल पर केल्विन। एंड व्हाट इज J? 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। तो दिस नंबर इज एक्चुअली कॉल्ड J। तो J के डायमेंशन 0 होते हैं, यानी J डिमलेस क्वांटिटी है। तो उसके बाद सभी चीज़ों को यहाँ पर हम रखेंगे तो बहुत इजीली ये कैंसिल ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद अल्फा बीटा भी डायमेंशन लेस, सॉरी, उसके बाद ये पूरी चीज़ डायमेंशन लेस ही होगी।
तो 2 का डायमेंशन यानी 0 डायमेंशन म्यू के आर अपान जे बीटा स्क्वायर के बराबर हमने किया है, और वहाँ से बीटा का डायमेंशन निकाल करके फिर एस के डायमेंशन को अल्फा बीटा के डायमेंशन के बराबर कर दिया। इजी क्वेश्चन। A charge q is divided into 2 parts, q and q minus q। तो किसी डिस्टेंस पर इन दोनों को जब रखते हैं तो फोर्स कब मैक्सिमम होगा? तो फोर्स के लिए हमारे पास फेमस कूलम्ब फार्मूला है, उसको हमने डिफरेंशिएट किया q के रिस्पेक्ट में, मैक्सिमम मिनिमम लगाया है यहाँ पे। तो q की वैल्यू q/2 आ जाती है। वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ, shape of a string with a traveling wave pulse on it is given by x in meter, y in second, y equal to 1 upon 1 plus x square at time t equal to 0 and y equal to 1 upon 1 plus x minus 2 square at time t equal to 1 second। तो देखो ट्रैवलिंग वेव का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स माइनस वी टी। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स प्लस 1 माइनस वी टी। यहां पे x इज इक्विवेलेंट टू x प्लस 1 रख दिया। उसके बाद t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर ये 1 प्लस एक्स था और t इक्वल टू 1 पे x माइनस 3 हो गया। तो इस इक्वेशन के साथ जब इसको कंपेयर करेंगे तो vt की वैल्यू 3 आ जाएगी। x इज इक्विवेलेंट टू x प्लस 1, इस इक्वेशन को हमने x की जगह x प्लस 1 कंसिडर कर लिया। दिस इज क्वेश्चन ऑफ 2D रिलेटिव मोशन। यहां पर बटरफ्लाई की विंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दी गई थी 4√2 नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसके दोनों कंपोनेंट्स हमने लिए और उस रिलेटिव वेलोसिटी में जब हमने विंड की वेलोसिटी जोड़ दी, ये विंड की वेलोसिटी है और ये बटरफ्लाई की विंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, तो बटरफ्लाई की नेट वेलोसिटी ऐसे आ गई। इस 4√2 के दो कंपोनेंट हमने निकाले 4 और 4, तो इस 4 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये वेक्टर एडिशन हो रहा है, तो 3 इधर आ गया 4 इधर आ गया। तो बटरफ्लाई की जो नेट वेलोसिटी है ये 5 आ गई। तो 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर रहेगा। A loop moving with constant velocity in x direction, curve between magnetic flux passing through the loop versus time। तो ये लूप बेटा जब इसमें एंटर करेगा v वेलोसिटी से, फ्लक्स क्या होता है? ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि थीटा इज 0। तो ये एरिया आएगा ए इंटू वी टी। ये डिस्टेंस वी टी होगी। तो एक बार जब लूप पूरी तरह से अंदर चला गया तो कुछ देर तक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा और लूप जब बाहर निकलेगा तो फ्लक्स फिर डिक्रीज करेगा। तो दिस ग्राफ इज द एग्जैक्ट वन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ दे रखा है भाई एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, डिसोसिएट होने लग रहा है 2 प्रोसेस के थ्रू, जिनका तुम्हें टी हाफ यहाँ दे रखा है 700 ईयर और 1400 ईयर। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि तुम्हें टाइम फाइंड करना है जब इसका जो एक्टिव वाला मास है वो कितना हो जाए, 1/3 रह जाए। ठीक है, अगर टोटल अगर हम यहाँ पे लेने लग रहे हैं n0 एक्टिव पार्ट ऑफ, हाँ ठीक है, तो अगर हम इनिशियली ले रहे हैं n0 तो बाद में कितना हो जाए भाई तुम्हारे पास एक्टिव, कितना बचा रह जाए, n0/3। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, अगर ये 2 प्रोसेस के थ्रू क्या होने लग रहा है भाई, यहाँ पे डिके होने लग रहा है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ ना, मैं टी इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ भाई कि भाई यहाँ पे जो हाफ लाइफ है वो इक्विवेलेंट हाफ लाइफ कितनी होगी। तो अगर ये वाला तुम्हारे पास यहाँ पे दे रखा है T1, ये वाला तुम्हें यहाँ पे दे रखा है T2, तो T इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं T इक्विवेलेंट हो जाएगा तुम्हारे पास कितना,
T1 इंटू में T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट हाफ लाइफ। तो ये हम निकाल लेंगे भाई यहाँ से, ठीक है। ये कुछ ऐसे ही फालतू लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया इसको। ये हमारे पास आ गया भाई इक्विवेलेंट हाफ लाइफ। अब हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं भाई कि कितना एक्टिव होगा हमारे पास, तो n इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 की पावर t बाई टी हाफ, है ना। या फिर तुम लिखना चाहो तो n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस का लैम्डा इंटू टी, लेकिन वहां पे लैम्डा की दिक्कत आएगी, छोड़ो भाई, सही है यही, ठीक है। ओके, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं भाई, n की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं n नॉट बाई 3 और थोड़ा बहुत इसको सॉल्व करना है, तो इस तरीके से तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसका ऑप्शन थोड़ा क्लियर नहीं था कि किस तरीके से आंसर दे रखा है। अगर तुम्हें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो वो वैल्यू देके रखेंगे तुम्हें, ठीक है। और अगर तुम्हें याद है तो तुम यहाँ सॉल्व कर सकते हो रख के, ठीक है। ओके, चलो अच्छा क्वेश्चन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। यहाँ तुम्हें दे रखा है कि एक डिस्क है, ठीक है भाई, कोई इंक्लाइंड दे रखा है, इंक्लिनेशन एंगल तुम्हें यहाँ दे रखा है थीटा। अब यहाँ बोला गया है तुमसे कि अगर यहाँ पे ये क्या कर रहा है भाई, विदाउट स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं हो रही, बस ये सीधा चलता हुआ आने लग रहा है, तो इसको नीचे आने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है भाई, t1, ठीक है। तो विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या होता है, विदाउट स्लिपिंग का मतलब कि ये प्योर रोलिंग करता हुआ घूमता घूमता और चलता आने लग रहा है, ठीक है। तो इसको टाइम t1 लग गया। फिर दूसरे वाले में बोल रहे हैं कि अगर ये स्लिप करता हुआ आ रहा है, मतलब कि फ्रिक्शन क्या कर दो भाई, 0 कर दो। तो फ्रिक्शन लेस अगर यहाँ इंक्लाइन है तो इसको जो टाइम लग रहा है वो t2 लग रहा है, ठीक है। तो बच्चों देखो, अगर यहाँ पे मैं इस इंक्लाइन की जो लेंथ है उसको कुछ भी कंसीडर कर लो, यहाँ s कंसीडर कर रखा है, तो तुम यहाँ s मान लो भाई इसको कि ये जो लेंथ है वो कितना रहा होगा, s, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे टाइम निकालना है तो हम क्या निकालें भाई, एक्सेलरेशन अगर मुझे पता हो तो मैं आराम से सॉल्व कर पाऊंगा। इस वाले के लिए एक्सेलरेशन कोई बड़ी बात नहीं है, कितना आएगा भाई, सिंपल सा g sin थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं तो सिंपल g sin थीटा लगेगा, mg sin थीटा, उसकी वजह से एक्सेलरेशन कितना आने वाला है, g sin थीटा। और जब यहाँ प्योर रोलिंग करता है उसके लिए एक्सेलरेशन, उसके लिए भी एक्सेलरेशन, सब याद रखते हैं, कितना होता है भाई, g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारे पास आएगा फर्स्ट वाले केस के लिए, इसको यहाँ पे a2 कंसीडर कर लो। अगर मैं यहाँ फर्स्ट वाले केस में जब वो स्लीपिंग नहीं कर रहा है, ठीक है भाई, विदाउट स्लीपिंग चलने लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बच्चों यहाँ, तो ये आएगा तुम्हारे पास g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे k कितना हो जाएगा भाई, तो डिस्क के लिए हमें पता है k कितना होता है, r बाय √2। तो बच्चों यहाँ वैल्यू उठा के पुट कर सकते हो, तो एक्सेलरेशन निकल के आ गया। जब एक्सेलरेशन आ चुका है तो इक्वेशन क्या लगाना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। आराम से यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हो, ये तो कैलकुलेशन भी आसान है, बहुत फास्ट कर सकते थे इस क्वेश्चन को, किया भी होगा खैर, ठीक है। ओके बच्चों, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई यहाँ पे हम। हाँ, तो यहाँ दे रखा है भाई तुम्हें कि व्हेन टेंशन इज चेंज्ड फ्रॉम T1 टू T2, लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग चेंज फ्रॉम L1 टू L2, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है भाई इलास्टिक स्ट्रिंग, कि यहाँ पे जो इलास्टिक स्ट्रिंग है उसकी बात कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे दिक्कत ये कर देते हैं कि अच्छा यहाँ पे स्ट्रिंग की बात करने लग रहे हैं और यहाँ टेंशन को चेंज कर रहे हैं तो लेंथ चेंज हो रही है, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा भाई, इनएक्सटेंसिबल पढ़ते हैं। लेकिन इलास्टिक स्ट्रिंग जो होती है उसको जो हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी में, वहाँ ऐसा होता है भाई, है ना, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो किस तरह बिहेव करेगी भाई, स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगी। तो स्प्रिंग के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो F इज इक्वल टू kx आता है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मान लो जो यहाँ स्ट्रिंग है उसकी जो नेचुरल लेंथ होगी वो कितनी होगी भाई, L0। तो जब उसके ऊपर लगा रखा है यहाँ पे टेंशन कितना, T1, तो उसकी जो लेंथ है बच्चों वो कुछ हो गई कितनी भाई यहाँ पे, L1। तो इसमें जो चेंज इन लेंथ आएगा भाई यहाँ पे, अगर मान लो इतनी लेंथ हो चुकी है तो कितना आ जाएगा, L1 माइनस L0। तो यहाँ पे मैं पहली इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ कि T1 इज इक्वल टू k इंटू में L1 माइनस का L0, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पे टेंशन को चेंज किया, T2 कर दिया, तो लेंथ हो चुकी है कितनी तुम्हारे पास भाई, L2। अच्छा, तो यहाँ इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी, क्योंकि हमें क्या लिखना है भाई यहाँ पे चेंज इन लेंथ, तो यहाँ क्या आएगा तुम्हारे पास L2 माइनस का L0, क्योंकि चेंज इन लेंथ लिखेंगे ना भाई हम तो L2 माइनस कितना आ जाएगा, L0, ठीक है। तो दो इक्वेशन आ चुकी है, L0 फाइंड करना है, दोनों को डिवाइड कर दो, k गायब हो जाएगा, T1 T2 और L1 L2 तुम्हें दे रखा है, इनकी फॉर्म में तुम्हें आंसर लेके आना है, तो इसको तुम सॉल्व कर पाओगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। आसान लग रहा होगा, आसान ही है वैसे ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो हाँ, तो बच्चों भाई इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ पे बोला गया है तुमसे, ठीक है ठीक है। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन कहाँ का है भाई,
भाई बैंकिंग दे रखी है तुम्हें, तो यहाँ पे तुम्हें क्या बोला गया कि नॉर्मल फाइंड करना है और वो चल रहा है किसी मैक्सिमम वेलोसिटी से। वेलोसिटी दे रखी है, बैंकिंग दे रखी है, इसका मतलब कहाँ पहुंच जाना है, सर्कुलर पे, टर्निंग जो हम पढ़ते हैं सर्कुलर पे वहां पहुंच जाना है। तो वहां से हम इसको अगर देखो सबसे सिंपल है भाई, यहाँ पे इसका फोटो बना लिया, अगर फोटो बनाने के बाद थोड़ा समझ में आ जाता है करना क्या है। तो ये हमने फोटो बनाया भाई, ये दे रखा है, अच्छा ये चल रहा है किसी वेलोसिटी v से, कोई मैक्सिमम वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे फोर्सेस बनाऊं तो नीचे लग रहा है भाई mg, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। यहां लग गया नॉर्मल, बहुत बढ़िया। अब ये जो ट्रैक है ना, ये कुछ इस तरीके से है भाई, ऐसे जा रही है गाड़ी, है ना। तो यहां अगर हम इसका देखें तो रेडियस कहां होगा भाई, कुछ यहां कहीं रहा होगा भाई, ये रेडियस r मान लो, ठीक है। तो यहां सेंट्रीफ्यूगल जो लगेगा वो क्या लगेगा भाई, mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल कहां लगेगा, बाहर की तरफ सेंटर से, ठीक है। तो mv²/r आ गया यहां। तो अब यहां पे हमें क्या करना है, नॉर्मल कैलकुलेट करना है। अब जिस बच्चे ने यहाँ इतना दिमाग लगा लिया होगा ना, बहुत सारे हो सकते हैं इसमें फंस जाएं कि यार सर हमें तो यहाँ पे r तो दिया ही नहीं है, वेलोसिटी तो हमें दी ही नहीं है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कोई अगर इसमें फंस गया तो बात अलग है। मैक्सिमम वेलोसिटी बोलने का सिर्फ एक ही मतलब था यहाँ पे, वो क्या था भाई कि अगर ये मैक्सिमम वेलोसिटी से जा रहा है तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो कुछ इस वाली डायरेक्शन में लग रहा होगा और अपनी जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू लगा सकता है ना वो लगा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन इधर से लग जाएगा, कितना लगेगा भाई, एफएस मैक्स यहाँ पे हो जाएगा म्यू इंटू एन। ओके, अब कैसे सॉल्व करें भाई, क्या क्या चीज हमें पता है, मास हमें पता है, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट हमें पता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट सॉल्व करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट में ना तो आर आ रहा है ना वी आ रहा है, जिसकी मुझे वैल्यू भी नहीं पता है। तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इसको सॉल्व करूंगा। सॉल्व क्या करना है, सिंपल सा फोर्स बैलेंस करने हैं वर्टिकल में। तो जैसे तुम फोर्स बैलेंस करोगे तो शायद तुम्हारा एक ही क्वेश्चन में आंसर आ रहा है, बिल्कुल एक ही क्वेश्चन में आंसर आ रहा है, सॉल्व कर सकते हो, एन फाइंड हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहां पे हम ये नॉर्मल इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है भाई, है ना। एक सेकेंड, चलो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ बोल रखा है हीलियम न्यूक्लियस है तुम्हारे पास और ड्यूटेरियम दे रखा है, आर मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, विद इक्वल स्पीड, ओके। और देखा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। अगर यहाँ पे किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलने लग रहे हैं, ठीक है, इक्वल स्पीड से, तो रेडियस की बात हम कैसे करते हैं भाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे r इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय qb, ठीक है। mvr इज इक्वल टू क्या लिखते हैं भाई हम यहाँ पे, qb लिख लेंगे भाई यहाँ पे, ठीक है, ओके, सॉरी, r इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे भाई, यहाँ से हम r इज इक्वल टू लिख लेंगे mv डिवाइडेड बाय qb, कुछ नहीं करना भाई, फॉर्मूला है, ठीक है ना। ओके, तो b यहाँ पे क्या बोल रखा है भाई, यूनिफॉर्म है, दोनों के लिए सेम ही होगा b, और इक्वल स्पीड है, v भी यहाँ पे क्या है भाई, दोनों के लिए यहाँ सेम है। तो बस तुम्हें क्या पता होना चाहिए, हीलियम और ड्यूटेरियम का तुम्हें मास और चार्ज पता होना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम इनका जैसे ही रेशियो लेंगे तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। vb से vb कैंसिल आउट, 4m डिवाइडेड बाई 2 हो गया हीलियम के लिए, और ड्यूटेरियम के लिए क्या हो गया 2m बाई e। इनको भी सॉल्व कर सकते हो भाई, 1:1 तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। हाँ तो बच्चों वही अगला देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन 10 kg ब्लॉक एंड द ग्राउंड। अच्छा, और यहाँ पे तुम्हें फोटो बना के दिया हुआ है। तो बच्चों इसको अगर हम देखें एक बार कि करना क्या है, यहाँ पे हमें दिख रहा है भाई 20 kg है, ये वाला भी 20 kg है, 20 kg और ये 10 kg है, ठीक है। और इसने बोला है कि ये जो पूरा की पूरा सिस्टम है, अगर फोटो देख के हम देखें क्या पता लग रहा है, हमें दिख रहा है कि पूरा जो सिस्टम है ये चल रहा है कहाँ पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है भाई, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो पूरा सिस्टम भाई डाउनवर्ड जा रहा है, तो मुझे निकालना है कि नॉर्मल कितना फोर्स लगा रहा होगा। अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं तो मैं क्या बोल सकता हूं भाई कि इसका मास देखो कितना है। तो तुमने इसका देखा भाई मास कितना हो जाएगा, 20 20 20 60 और 10 70, तो ये आ गया भाई तुम्हारे पास 70 kg, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो फोर्स लगेंगे तो यहां लग रहा होगा भाई कितना, ग्रेविटेशनल फोर्स 70 g, और क्या लगेगा भाई ग्राउंड की वजह से लग रहा होगा इस वाली डायरेक्शन में नॉर्मल, ये लग गया नॉर्मल, ठीक है। और हम क्या देखेंगे भाई यहाँ एक्सेलरेशन है, बिल्कुल यहाँ एक्सेलरेशन है कहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना है बच्चों, a इज इक्वल टू 0.2 दे रखा है। तो मैंने बताता हूँ भाई क्लास में क्या होता है भाई, जहां एक्सेलरेशन दे रखा है वो वाला फोर्स बड़ा बोले तो यहाँ पे जो 70 g है वो ज्यादा है किससे, n से। तो इक्वेशन क्या बनने वाली है, यहाँ इक्वेशन बनेगी 70 g माइनस का नॉर्मल कितना है भाई, n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 70 इंटू में एक्सेलरेशन कितना है 0.2। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हारे पास नॉर्मल निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास फाइंड दी वैल्यू ऑफ करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस। जो तुम्हारे पास यहाँ पे ये रेजिस्टेंस दे रखा है, इसके अंदर तुम्हें करंट कैलकुलेट करनी है।
बच्चों कैसा क्वेश्चन लग रहा है भाई? ये आसानी है, सही है क्या? यहाँ तुम्हें बैटरी दे रखी रेजिस्टेंस, बैटरी दे रखी रेजिस्टेंस, यहाँ पे बस तुम्हें जीरो मानना है। जीरो मानते ही तुम यहाँ पहुंच जाओगे भाई। यहाँ पे कितना हो गया पोटेंशियल तुम्हारे पास? जैसे ही इसको तुम यहाँ जंप करोगे पॉजिटिव बढ़ जाएगा, कितना होगा भाई? यहाँ पे 90 वोल्ट। जीरो है, इधर गए तो यहाँ पे कितना आने वाला है भाई तुम्हारे पास पोटेंशियल? 140 वोल्ट। ठीक है, ये पोटेंशियल आ गया। अब यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हमें पोटेंशियल नहीं पता, मान लो यार यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं? कुछ x कंसीडर कर लो, v कंसीडर कर रखा है, v कर लो भाई, यहाँ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, इसको v मान लो, कैलकुलेशन जो सॉल्यूशन में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने v कंसीडर कर रखा है, तो हम बच्चों यहाँ पे क्या लगा सकते हैं भाई? हम यहाँ पे करंट लॉ लगाएंगे, तो इधर मान लो भाई करंट जा रही होगी कुछ, इधर कुछ करंट जा रही होगी, इधर कुछ करंट जा रही है। तो हम इस वाले पॉइंट के लिए क्या लगाएंगे भाई? नोडल एनालिसिस अगर मैं लगाऊंगा तो मैं सभी करंट को ऐड करके जीरो कर दूंगा। तो इधर जो करंट जा रही है इसको तुम क्या लिखोगे भाई? यहाँ करंट की अगर मैंने डायरेक्शन बोली है हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो क्या लिखेंगे? V माइनस का 140, V माइनस का 140, V डिवाइडेड बाय R, R कितना है यहाँ पे? 20। और तुम इस वाली डायरेक्शन में अगर देखोगे तो क्या आएगा भाई? यहाँ पे V माइनस का 90 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ हम लिखेंगे V माइनस का 0 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? यहाँ पे 0। अब इसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा भाई। यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास? V निकल के आ जाएगा कि इस नोड पर जो पोटेंशियल है वो क्या है। अब मुझे यहाँ करंट निकालने के लिए यही तो चाहिए था, पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस तो है मेरे पास, तो I कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 60 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है? 6, तो कितना आ गया भाई? 10 एम्पियर। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ करंट, कितना आ गया भाई? 10 एम्पियर। ठीक है, तो सही है भाई। पेपर जो है वो ज्यादा टफ हम नहीं कहेंगे ना, ज्यादातर क्वेश्चन ठीक आ रहे हैं। कुछ एक क्वेश्चन जो है उनमें थोड़ी कैलकुलेशन की दिक्कत है, मतलब लेंथी थोड़ी कैलकुलेशन लगने लग रही है, लेकिन अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है जल्दी हो जाए भाई हमारे पास कैलकुलेशन। बाकी ऐसे जो क्वेश्चंस आए हैं वो तो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन आए। ठीक है बच्चों, है ना? तो अभी हमारा कंप्लीट हो गया है भाई। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे जल्दी। ओके, बाय बच्चों।